हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एक्सपेट्रिएट्स। इस टॉपिक को हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेट्रिएट का मीनिंग क्या है। Expatriate is a term used to describe an employee who is temporarily or permanently assigned to work in a foreign country। तो एक्सपेट्रिएट जो टर्म है ये एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए यूज़ किया जाता है, उस एम्प्लॉय के एक्सपेट्रिएट बोला जाता है जो टेम्परेरीली कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली असाइन किया जाता है उसको फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने बेस पर या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एम्प्लॉय को यूएसए भेजती है, तो वो परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरीली भी हो सकता है। तो वो जो एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी की तरफ से जा रहा है उसे हम एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। Expatriate may be assigned to work in a foreign country by their company or they may be sent to work in a foreign country by their government। तो जो एक्सपेट्रिएट होता है वो या तो जो एक कंपनी है वो अपने थ्रू फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए भेज सकती है, या फिर एक गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय को फॉरेन कंट्री में किसी काम के लिए, किसी टास्क के लिए भेज सकती है। तो इन सब एम्प्लॉयज़ को हम एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कंपनसेशन का मीनिंग। मैनेजिंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैड ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द कोर फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो जैसे कि हमें पता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंदर आते हैं हमारी बेसिक सैलरीज हो गए, अलाउंसेस हो गए, परक्विजिट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। तो जब हम एक एक्सपेट्रिएट के लिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स देखते हैं तो वो काम करता है हमारा एक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कि एक्सपेट्रिएट के सारी चीज़ रिलेटेड टू कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स वो देखता है। The high costs of assignments mean that attention is focused on developing more cost-effective systems which will still provide an incentive to move। तो जब एज अ कोई पर्सन आपकी एक होम कंट्री में काम कर रहा है और अगर हम एक एक्सपेट्रिएट को देखें जो कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो उनकी जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स होंगे उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे। तो एक्सपेट्रिएट जब जाता है तो उस असाइनमेंट में एक लार्ज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो जब एक लार्ज कॉस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी कि जो वो कॉस्ट है वो हमें लॉस के रूप में ना मिले, हमें उसके बेसिस पर रिटर्न मिले। तो हमें एक्सपेट्रिएट के कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के ऊपर फुल फोकस्ड रहना पड़ता है, फुल अटेंशन देनी पड़ती है, ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो वेस्ट ना हो। So what are the key determinants of compensation? First is cost efficiency, making sure that the plan delivers the intended benefits in the most cost effective manner, including tax consequences। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हम किसी एम्प्लॉय के ऊपर, एक्सपेट्रिएट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट हो, उसके बदले में हमें रिटर्न्स भी मिले। सेकंड इज इक्विटी इश्यूज, making sure that the plan is equitable irrespective of the assignment location or nationality of the expatriate। तो यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे पर्सन ए है वो यूएसए में जा रहा है एंड पर्सन बी है जो कि जापान में जा रहा है, लेकिन दोनों का असाइनमेंट सेम है। तो आप उनको लोकेशन के बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे या उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आप दोनों को सेम कंपनसेशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। And third is system maintenance, making sure that the plan is relatively transparent and easy to administer। तो जो भी वहाँ पर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का प्लान है उन एक्सपेट्रिएट्स के लिए वो ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें कुछ भी चीज़ें छुपाई ना जाए, अनएथिकल ना हो, और वो इजी टू मेंटेन हो, इजी टू एडमिनिस्टर हो। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स of compensation for expatriates. So there are major objectives.
First is attract employees who are qualified and interested in international assignments. तो जब आपकी compensation and benefit जो policies होंगी वो अच्छी होंगी, तो जो employees qualified है, जो interested है, international assignments के लिए ready है वहाँ पर काम करने के लिए, उनको attract करता है. अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो एम्प्लॉयज़ सामने से खुद इनिशिएट करेंगे कि हम ये असाइनमेंट करने को रेडी है. लेकिन अगर आपकी कंपनसेशन पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी, आप उनको जो बेनिफिट्स हैं वो भी अच्छे नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो जो पर्सन रेडी होगा जाने को वो भी मना कर सकता है बिकॉज ऑफ कंपनसेशन पॉलिसीज़. सेकेंड इज फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ expatriates from one subsidiary to another, from home to subsidiaries and from subsidiaries back home. तो जो कंपनसेशन होगी, रेम्यूनरेशन होगी, उसकी हेल्प से जो एक्सपेट्रिएट्स है वो इजीली मूव कर सकता है वन कंट्री टू अनदर अपने काम के लिए. थर्ड इज प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन द पे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एट हेड क्वार्टर्स, डोमेस्टिक एफिलिएट्स एंड फॉरेन सब्सिडरीज. तो जब रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर एक हार्मोनिक रिलेशनशिप बना रहता है पे लेवल्स में, जो एम्प्लॉयज़ हेड क्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक एफिलिएट्स हैं या फिर फॉरेन सब्सिडरीज में काम कर रहे हैं. एंड फोर्थ इज बी कॉस्ट इफेक्टिव बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि यहाँ पर जब आप एक एक्सपेट्रिएट को कंपनसेट करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर हमारा लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टेड होता है. तो आपको ये देखना है कि आप कॉस्ट इफेक्टिव हो, वहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो. सो नाउ द कंपनसेशन मेथड्स, कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने एक्सपेट्रिएट्स के लिए. तो यहाँ पर हम देखेंगे मेथड्स या फिर कंपनसेशन सिस्टम्स, और वो सिस्टम किसके लिए अप्रोप्रिएट है, किसको वो प्रोवाइड किया जाता है. फिर उसका एडवांटेज देखेंगे एंड देन डिसएडवांटेज. तो फर्स्ट है नेगोशिएशन. तो ये किसके लिए अप्रोप्रिएट है? स्पेशल सिचुएशंस, ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यू एक्सपेट्रिएट्स. तो नेगोशिएशन जो मेथड है कंपनसेशन का, वो वहाँ पर एप्लीकेबल है या फिर उनके लिए अप्रोप्रिएट है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही एक्सपेट्रिएट्स हो, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेट्रिएट्स ना हो. तो इसका एडवांटेज है इट इज़ कंसेप्चुअली सिंपल, एंड डिसएडवांटेज है ब्रेक्स डाउन विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सपेट्रिएट्स. तो ये फ्यू एक्सपेट्रिएट्स के लिए अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन अगर एक्सपेट्रिएट्स का नंबर बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये वाला मेथड काम नहीं करेगा. सेकेंड इज लोकलाइजेशन, परमानेंट ट्रांसफर्स एंड लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स एंड एंट्री लेवल एक्सपेट्रिएट्स. तो ये अप्रोप्रिएट होता है परमानेंट ट्रांसफर्स या जो लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए, या फिर जो एंट्री लेवल पे एक्सपेट्रिएट्स उनके लिए. सो एडवांटेज इज simple to administer equity with local nationals, and disadvantage is expatriates usually come from economic conditions different from those experienced by local nationals. तो इसका एडवांटेज है कि ये इजी टू मेंटेन है, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं, अलग अलग नेशन से भी आते हैं, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे सफ़र करते हैं कंपनसेशन में. थर्ड इज़ हेड क्वार्टर बेस्ड बैलेंस शीट. सो इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मैनी नेशनैलिटीज़ ऑफ एक्सपेट्रिएट्स वर्किंग टुगेदर, एंड एडवांटेज है नो नेशनैलिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन. डिसएडवांटेज हाई कंपनसेशन कॉस्ट एंड डिफ़िकल्ट टू रिपैट्रिएट TCNS. तो रिपैट्रिएट्स क्या होते हैं? रिपैट्रिएट्स वो पर्सन होते हैं, जैसे कि एक पर्सन किसी कंपनी के थ्रू फॉरेन कंट्री में गया तो उसे हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं, लेकिन जब वो पर्सन दोबारा अपनी कंट्री में वापस आ जाए तो उसे हम रिपैट्रिएट बोलते हैं. नेक्स्ट इज होम कंट्री बेस्ड बैलेंस शीट. सो सेवरल नेशनैलिटीज़ ऑफ एक्सपेट्रिएट्स ऑन आउट and back home assignments, and advantage is low compensation costs and simple to repatriate TSNS, and disadvantage is discrimination by nationality, high complex administration and lack of conceptual purity. Next method is lump sum approaches, consistently short assignments less than 3 years followed by repatriations, and advantages are resembles domestic compensation practices,
does not intrude on expatriate finances. And disadvantage, exchange rate variations make this unworkable except for short term assignments. Next, international pay structures. So it is appropriate for senior executives. तो इंटरनेशनल पे स्ट्रक्चर है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है. Advantages, tax and cost effective. Expatriates and local nationals may be on the same compensation plan. तो इसमें इक्वालिटी होती है तो सबको सेम compensation plan मिलता है. And disadvantage, inhibits mobility for lower levels of expatriates and lack of consistency among लोकेशंस. तो लोकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती है. नेक्स्ट इज कैफेटेरिया अप्रोचेस. इट इज़ फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स and it is tax and cost effective. And disadvantages, to be effective, options needed for each country and difficult to use with lower levels of expatriates. Then regional plans, large number of expatriates mobile within region. And advantages are less costly than global uniformity and can be tailored to regional requirements. Then disadvantages are multiple plans to administer and discrimination between regionalists and globalists. Then last is multiple programs. It is appropriate for many expatriates on different types of assignments. Advantage, can tailor compensation programs to different types of expatriates and possible lower compensation costs. Then disadvantages are difficulty of establishing and maintaining categories, डिस्क्रिमिनेशन बाय कैटेगरी एंड हाईली कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन सब जो मेथड्स हैं इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ होते हैं लोअर लेवल्स के लिए, कुछ होते हैं सीनियर लेवल्स के लिए, कुछ सब के लिए कॉमन कंपनसेशन प्लान होते हैं और कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है. सो नाउ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो अब हम मीनिंग देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. एक्सपेट्रिएट्स आर अमंग्स द मोस्ट expensive people that an organization employs, yet it is surprising how little is known about the assessment of their performance and contribution. तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स होते हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इनका हम परफॉर्मेंस असेसमेंट और इनका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, इस चीज़ को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ IHRM, दैट इज़ International Human Resource Manager, is managing the performance of firms' various international facilities. तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपकी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ यानी कि इंटरनेशनल जो अलग अलग प्लांट्स होंगे या फिर ऑफिसेज होंगे वो अलग अलग लोकेशंस पर होंगे. तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है IHRM के लिए, इवेल्युएट एंड परफॉर्मेंस को असेस करना एक्सपेट्रिएट्स की. An expatriate's performance need to be assessed to affect his or her promotions, assess training and development needs and introduce pay rise. तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते क्यों हैं? जब एक एक्सपेट्रिएट परफॉर्म कर रहा है, अपना प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो हम इसलिए असेस करते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और क्या वो एलिजिबल है प्रमोशंस के लिए, या फिर उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या फिर हम उसे कुछ भी अगर रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो उसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी होता है. तो अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस. तो देर आर 5 स्टेप्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. तो हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सेकेंड, कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. थर्ड, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. फोर्थ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स. एंड लास्ट इज डिस्कसिंग रिजल्ट्स, दैट इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक. तो अब हम इन सब स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. So first step in the process of performance appraisal is setting up of the standards which will be used to as the base to compare the actual performance of the employees. तो हम सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है उनको एस्टेब्लिश करेंगे. हम अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका टास्क कितना हो पर मंथ या पर डे या पर वीक, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है. तो वो सेट कर देना स्टैंडर्ड, ताकि जो
एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर कर पाएँ कि वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं या नहीं। द स्टैंडर्ड सेट शुड बी क्लियर, ईजली अंडरस्टैंडेबल एंड इन मीजरेबल टर्म्स। तो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो क्लियर हो सबके लिए, सबको समझ आए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और मीजरेबल टर्म्स में हो, जो कि मीज़र कर पाए हम चीज़ों को। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन का, तो हमने टारगेट सेट किया कि पर डे पर एम्प्लॉय 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक मिजरेबल टर्म्स है। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स में हमें स्टैंडर्ड्स को सेट करना है ताकि वो मीज़र हो पाए ईजिली। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। Once set, it is the responsibility of the management to communicate the standards to all the employees of the organization. जब मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करें। द एम्प्लॉयज शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड द स्टैंडर्ड शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को जब वो स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं तो वो क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला एम्प्लॉयज़ को समझ ही नहीं आया, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए टेक्निकल टर्म्स जार्गन्स कि एम्प्लॉयज़ को अजम्पशंस बनानी पड़ रही है, तो ऐसे उसको समझ नहीं आएगा और वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसे स्टैंडर्ड्स पता ही नहीं लगेंगे। नाउ द मीजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। The most difficult part of the performance appraisal process is measuring the actual performance of the employees, that is the work done by the employees during the specific period of time। तो ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी थी, जो एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअली परफॉर्म किया है, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को मेज़र करना एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो पर मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयरली हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। इट इज़ अप टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने परफॉर्मेंस मेज़र कर ली उसके बाद हमने छोड़ दिया, नहीं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता है। नाउ फोर्थ स्टेप इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस। The actual performance is compared with the desired or the standard performance। तो अब ये होता है कि हमने देख लिया कि कैसे काम कर रहे हैं लोग, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। अब हम उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे जो स्टैंडर्ड था, जो हम प्रोडक्टिविटी चाहते थे, उसके साथ कंपेयर करते हैं। द कंपैरिजन टेल्स द डेविएशंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट। तो कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है और जो एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या वो सेम है या उनमें कोई भी डेविएशन है। इट इंक्लूड्स रिकॉलिंग, इवेल्युएटिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें हम देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कि थ्रू आउट द पीरियड उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या क्या उन्होंने किया, या फिर जो डेविएशन आई उसका रीज़न क्या था। तो ये सारा डेटा एनालाइज करते हैं। नाउ फिफ्थ इज डिस्कसिंग द रिजल्ट और फीडबैक। द रिजल्ट ऑफ द अप्रेजल इज कम्युनिकेटेड एंड डिस्कस्ड विद द एम्प्लॉयज़ ऑन वन बेसिस। तो जो भी एम्प्लॉयज़ के जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ है उसके जो रिजल्ट है वो एम्प्लॉयज़ को 1-on-1 बता दिए जाते हैं। द फोकस ऑफ दिस डिस्कशन इज कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। द रिजल्ट्स, the problems and the possible solutions are discussed with the aim of problem solving and reaching consensus। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अवार्ड, रिवॉर्ड, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। Now the limitations and hardships of compensation and performance appraisal for expatriate employees। तो हम डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों में लिमिटेशंस और चैलेंजेस क्या फेस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। So expatriate compensation has been commonly said to be very complex and challenging issue both for expatriates and for companies। Dissatisfaction with compensation is reported to be very high among expatriates। तो जो expatriate compensation है एक very complex process है जो कि expatriate और कंपनी दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है, और ऐसा देखा जाता है कि जो
कंपनसेशन मिलती है एक्सपेट्रिएट्स को, उससे जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट मोस्ट डिफ़िकल्ट इश्यूज वर फाउंड टू बी। तो जो इश्यूज हैं वो देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं कंपनसेशन के टाइम पे। फर्स्ट इज टैक्सेशन, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल कॉस्ट लेवल्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड करेंसी रेट रिस्क, फोर्थ सोशल सिक्योरिटी, फिफ्थ पेंशन इश्यूज एंड सिक्स्थ इज एज वेल एज स्पाउस रिलेटेड इश्यूज। तो कंपनसेशन के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी होता है कि फ्लक्चुएशन रेट आ गए जिसकी वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई, या फिर ऐसा हुआ कि लोकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कॉस्ट आपको पता नहीं थी और आपको कंपनसेशन मिल रही है, उसके बाद जो आपको कंपनसेशन मिल रही है उससे आप डिससेटिस्फाइड है, वो आपके लिए मतलब कि सफिशेंट नहीं है, आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। Now the hardship or danger pay. This might be allocated to employees relocating the dangerous or challenging location. Compensating expatriates is undoubtedly complex. It is complicated by fluctuating exchange rates, inflation, challenging locations in emerging markets, variable इनकम टैक्स रेट्स एंड रेंज ऑफ न्यू कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। तो हार्डशिप भी लिमिटेशन के सिमिलर्स होती है। हार्डशिप हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस। तो वही बात है यहाँ पर भी कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन हो गए, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स हो गए, तो ऐसी चीज़ें इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है और जिसकी वजह से जो एक्सपेट्रिएट है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। So now the challenges faced by expatriate managers while compensating. तो जो मैनेजर्स कंपनसेशन के टाइम पर चैलेंजेस फेस करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज कल्चरल शॉक एंड लैंग्वेज बैरियर, सेकंड डिफरेंट सिचुएशंस, कल्चर एंड क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So cultural shock and language barrier. Cultural shock is felt more profoundly by people whose community differs greatly from one they migrate to, results to unfamiliar environment and can encounter various problems when exposed to a new environment and society. तो culture shock एक ऐसी फीलिंग होती है जब कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जिस सोसाइटी जिस बैकग्राउंड से वो आया है, फॉरेन कंट्री का सोसाइटी बैकग्राउंड, वहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है। तो इसकी वजह से जो वहाँ पर फीलिंग अराइज होती है एक्सपेट्रिएट के हार्ट में या जो भी होता है ब्रेन में, उसके एंग्जाइटी वगैरह आ जाती है, उसे हम कल्चर शॉक कहते हैं। They may experience anxiety, depression, isolation, confusion, and frustration when they work in a new setting and could take considerable amount to adapt to that environment. तो जिसकी वजह से उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने लगते हैं उस एक्सपेट्रिएट के ऊपर और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में। और कल्चरल शॉक के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। Then language barriers is the main problem faced by multinational company while expanding their business in other countries. Language barriers lead to lack of communication of expatriate manager and his or her employees and the local people. तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पर आपको वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेट्रिएट्स मिलेंगे, सबके कल्चर अलग होंगे, सबकी लैंग्वेजेस अलग होंगी। तो जब आप उनसे डील क्रैक करेंगे, उनसे कंपनसेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो एक डिफ़िकल्टी और चैलेंज के वे में सामने आएगा। नाउ सेकंड इज़ डिफरेंट सिचुएशंस, कल्चर एंड क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी. Working in different situations and different culture have a great influence on attitude and behavior. If they are in harmony with their the host environment and situations, they can easily overcome their difficulties while working and living here. तो जब डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो वहाँ पर वो आपके एटीट्यूड पर, आपके बिहेवियर पर एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं जिसकी वजह से जो आपका काम है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। Now, third is communication and teamwork. Business communication is an inevitable activity. Teamwork plays a vital role
as employing and working with dishonest people is another challenge that is faced by expatriate manager. तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, जो कि एक चैलेंज है कंपनसेशन मैनेजर के लिए। और टीम वर्क में भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपके टीम में कोई डिसऑनेस्ट पीपल हैं तो वो एक अनदर चैलेंज है जो कि फेस करते हैं एक्सपेट्रिएट मैनेजर्स। नाउ द चैलेंजेस इन एक्सपेट्रिएट परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट इज फिट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन इन मल्टीनेशनल स्ट्रेटजी। तो जब आप किसी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं एज एन एक्सपेट्रिएट, तो वहाँ पर ये होता है कि हर कंट्री में अलग कल्चर है, हर जगह की अलग स्ट्रेटजी है। तो वहाँ पर जब आप काम करते हैं तो आपको फिट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चली जाती है, क्योंकि आपको उस चीज़ों को समझने में, अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकेंड इज़ अनरिलायबल डेट। तो जैसे कि हम इंडिया की बात करें और किसी अनदर कंट्री की बात करें, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, तो जो कि हमारे टाइम से डिफ़र करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की तो वहाँ पर क्या होता है कि डेट्स चेंज हो जाती है, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक चैलेंज है। थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एंड वोलेटाइल एनवायरनमेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक इन नेचर है, वो चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से भी हमें ऑप्ट करने में टाइम लगता है और हमारी परफॉर्मेंस उससे इम्पैक्ट होती है। फोर्थ इज टाइम डिफरेंसेस एंड डिस्टेंस सेपरेशन, ये सिमिलर टू सेकंड पॉइंट। एंड फिफ्थ इज लोकल कल्चरल सिचुएशन, कि वहाँ के लोगों का काम करने का स्टाइल कैसा है, हर कंट्री का हर एक दूसरी कंट्री से काम करने का कल्चर, वे, बिहेवियर अलग होता है, तो ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है एक पर्सन के परफॉर्मेंस को। सो नाउ द कंक्लूजन, कि हमने पूरे प्रेजेंटेशन से क्या समझा। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन सिस्टम टू बी इफेक्टिव should be close to the ground realities of the country where the employee concerned is working. Global performance appraisal and compensation should not be like local system for a domestic company. Therefore, it should be customized for the country, company and employee. तो जो हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और वो उस कंट्री से सिमिलर होना चाहिए जहाँ पर कि कोई पर्सन काम करने जा रहा है, कोई एक्सपेट्रिएट अपने काम के लिए वहाँ पर जा रहा है, ना कि हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके बेसिस पर हम सारा कंपनसेशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्लान बनाएं, क्योंकि इससे इफ़ेक्टिवनेस नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो करेंसी है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर तो वो बहुत कम है। तो अगर हम रुपये के बेसिस पर उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो उनके लिए, एक्सपेट्रिएट्स के लिए सफिशेंट नहीं होगा। तो हमें, अगर हम अपने एक्सपेट्रिएट को यूएस में भेज रहे हैं तो हमें वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के करेंसी के अकॉर्डिंग ही उनको कंपनसेट करना है, और उसी बेसिस पे उनका अप्रेजल वगैरह भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।